देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 3 देशों की यात्रा पर आज रवाना होंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, G7 शिखर बैठक के लिए जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, 3 देशों की यात्रा पर आज रवाना होंगे पीएम मोदी। जापान के हिरोशिमा में G7 की शिखर बैठक होनी है। 19 मई से 21 मई के बीच जापान में रहेंगे पीएम मोदी। 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी पोर्ट मोर्सबाई में हिंद प्रशांत महासागर के संयोग मंच की शिखर बैठक में भी भाग लेंगे। 24 मई को पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी बैठक भी करने वाले हैं। तो 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 3 देशों की यात्रा है। तीन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ और न्यू गिनी, साथ में ऑस्ट्रेलिया का रुख करने वाले हैं। आपको बता दें, ये दौरा बेहद खास होने वाला है क्योंकि विदेशों से जिस तरीके के कूटनीतिक संबंध इस समय भारत स्थापित कर रहा है, उस दिशा में भारत की भूमिका प्रखरता और मुखरता के साथ उभरकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से एस शंकर ने अभी पिछले दिनों चारुल अपना वक्तव्य रखा है तमाम देशों के सामने बेबाकी के साथ में, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास होगा। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये यात्रा। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। आपको बता दें, जापान, पापुआ आप देख पाएंगे और न्यू गिनी का रुख प्रधानमंत्री करेंगे। इस यात्रा में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 19 मई से लेकर के आगे तक की ये यात्रा है। 21 मई तक के बीच की ये यात्रा है। ये यात्रा बेहद खास होने वाली है। इस बीच कर्नाटका से आपको बड़ी खबर देंगे। कर्नाटका से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। सिद्धरामैया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को राज्यपाल ने आमंत्रित किया है। नामित डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। 20 मई को सिद्धरामैया और मनोनीत मंत्री भी शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे कांटेरावा स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कर्नाटक कांग्रेस ने अपना नेता चुन लिया है और अब देखिए सिद्धरामैया जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार शपथ लेंगे। 20 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा गया है। सिद्धरामैया कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को टीम के सदस्यों के साथ शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो सियासी खींचतान देखने को मिला। इस बीच सरकार बनाने का जो रास्ता है वो साफ हुआ, जिसके बाद डीके शिव कुमार ने कहा, मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूँ। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। तो वहीं डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूं। बताते चलें कि डीके सीएम बनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान पहले ही सिद्धरामैया का नाम तय कर चुके थे। इस फैसले पर डीके को राजी करने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच कई दौर की मीटिंग्स हुई। इसके बाद आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद आपने देखा कि अब 5 दिन की ये रस्साकसी जरूर चली कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके बाद आखिरकार सिद्धरामैया को
मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। पहले भी इन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है और ये वो नेता हैं जो जेडीएस के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन इसके बाद ये कांग्रेस में आए और उसके बाद इन्होंने लगातार कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। आला कमान के करीबी भी माने जाते हैं और उसके साथ इलेक्शन में इन्होंने ये कहा था कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है और इस लिहाज से देखिए सिद्धरमैया के पास एक वोट बैंक के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी था, आला कमान का भी और जनता का भी, और इसके साथ ही उनके समर्थक जो हैं उनका भी, पार्टी के विधायकों का भी। चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 20 मई को देखिए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा गया है। सिद्धरमैया ने फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश किया। मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राज्यपाल ने आमंत्रित किया है। 20 मई को यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। समारोह बेहद खास होगा। कांटे रावा स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। विपक्षी एकजुटता दिखाने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। चारों ओर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। बिल्कुल देखिए, और इसमें विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और इसकी बानगी हमने कई बार देखी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं राहुल गांधी से, केजरीवाल जी से। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण होगा तो वहां से विपक्षी एकता का एक संदेश देने की कोशिश भी विपक्ष करेगा पूजा, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से विपक्ष लगातार ही दिखा रहा है 2024 के जब चुनाव होंगे तो उसमें विपक्ष मजबूत होगा। बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। 28 मई को नई संसद भवन का भव्य उद्घाटन होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से उद्घाटन करने का आग्रह किया है। संसद के नवनिर्मित भवन को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। लोकसभा में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नई इमारत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। वर्तमान भवन का निर्माण 1927 में ब्रिटिश काल में हुआ था। तो चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरे संसद भवन का निर्माण किया गया। 2 साल पहले नए संसद भवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। राष्ट्र के शक्ति केंद्र सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है संसद की नई इमारत। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का सड़क का नवीनीकरण किया गया है। सेंट्रल विस्टा के तहत एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया गया है। सेंट्रल विस्टा के तहत प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और नया आवास, नई इमारत में भव्य संविधान कक्ष और सांसदों के लिए एक लाउंज का निर्माण भी किया गया है। नई इमारत में एक पुस्तकालय और एक समिति कक्ष का भी निर्माण किया गया है। तो ये संसद भवन का जो है वो उद्घाटन होने वाला है। सेंट्रल विस्टा को लेकर आपने देखा था पूजा की किस तरह से विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा था, लेकिन ये एक ऐसी मिसाल के तौर पर पेश हो रहा है कि जिस तरह से इसको निर्माण किया गया है, इसका ये वाकई ऐसा बनाया गया है, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ऐसा है जिसको आने वाले समय में जरूर एक उदाहरण के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर भी पेश किया जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात चारुल यहाँ पर ये कि रिकॉर्ड समय में 888 दिन, ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री के शायद दिल के करीब है और प्रधानमंत्री का जो फोकस रहता है वो इस बात पर रहता है कि योजनाओं की जो शुरुआत है वो सही समय पर हो और योजनाओं का अंत भी सही समय पर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। 2 साल पहले देखिए संसद भवन का निर्माण जो है वो शुरू किया गया था, जिसके बाद अब सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार हो गया है और अब इसका उद्घाटन है और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया गया है कि वो इसका यानी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली गुजराती समाज के 125 वर्ष पूरे हुए हैं। गुजराती समाज के समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। बिल्कुल। आधुनिक भारत के इतिहास में 4 गुजरातियों का बड़ा योगदान, गांधी, पटेल, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है, ये बात उन्होंने कही है। गांधी जी के कारण देश को आजादी मिली, शाह ने ये बातें कही हैं। वहीं सरदार पटेल के कारण एक हुआ था भारत, ये बातें गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई हैं। गुजराती समारोह में उन्होंने ये बातें कही।
मोरारजी देसाई ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया। नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई है। दिल्ली गुजराती समाज के 125 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आधुनिक भारत के इतिहास में 4 गुजरातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी, पटेल, मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान 4 गुजराती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने तमाम रियासतों का विलय किया था। मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत का यश देख पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी और आज 9 साल बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गृह मंत्री ने कहा है कि अब IMF सहित कई एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को एक उज्जवल स्थान के तौर पर देखती हैं। मोदी के निर्णायक नेतृत्व में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक भारत ने करते हुए दुनिया को संदेश दिया कि भारत की सीमाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम बातें कही थी गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्होंने बताया कि किस तरह से 4 ऐसे गुजराती रहे जिन्होंने देश में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बातें गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई थी। गुजराती समाज के जिस दौरान 125 साल पूरे हुए थे, इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने बातें कही। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास रहा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया, भारत के आधुनिक इतिहास में 4 गुजरातियों का बड़ा योगदान रहा। इस दौरान उन्होंने गांधी, पटेल, मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है। पीएम मोदी के कारण दुनिया में भारत का यश फैल रहा है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और 9 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मानी जाती है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। दुनिया को संदेश दिया कि सीमाओं से अगर छेड़छाड़ की गई तो खैर नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बात को देखिए लगातार प्रधानमंत्री दोहराते भी रहे हैं। और पूजा, देखिए हम अक्सर देखते हैं कि रक्षा मंत्री भी बात कहते हैं कि अगर भारत की तरफ दुश्मन कोई भी आंख उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इन बातों को एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें दोहराया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के CJ प्रशांत कुमार मिश्रा शपथ लेंगे। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे प्रशांत कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथ भी आज शपथ लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगे एडवोकेट KV विश्वनाथ। 2030 में 58वें प्रधान न्यायाधीश CJI बनेंगे KV विश्वनाथ। CJI के रूप में उनका 9 महीने का कार्यकाल होगा। बाढ़ से सीधे सुप्रीम कोर्ट की पीठ में पदोन्नत होने के बाद CJI बनेंगे वो। तो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं प्रशांत कुमार मिश्रा आज शपथ लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे प्रशांत कुमार मिश्रा। चलिए, हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, इनके जरिए आपको कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या फिलहाल 34 है। अब 34 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश इस हफ्ते सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी इस हफ्ते सेवानिवृत्त हुए हैं। जस्टिस MR शाह इस हफ्ते सेवानिवृत्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह है। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आज शपथ लेंगे। सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथ के बारे में जान लीजिए। अगर ये पदोन्नत होते हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये CJI की भूमिका में नजर आने वाले हैं। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल, आज बेहद अहम है। देखिए, फिलहाल 32 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज क्योंकि 2 जज हैं, 2 न्यायाधीश हैं जो शपथ लेने वाले हैं, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर अब 34 हो जाएगी।
बिल्कुल, ये संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी, जो कि अभी तक 32 थी। सबसे बड़ी बात यह कि 2 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। मुंबई सीमा शुल्क विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई हवाई अड्डे में सोना जब्त किया गया है। तस्करी का ये सोना था जिसे जब्त किया गया है। मस्कट से आ रहे भारतीय नागरिक से सोना जब्त किया गया। जब्त सोने की कीमत 2.28 करोड़ रुपए यानी 2 करोड़ 28 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है और ये तस्करी करके लाया जा रहा था। तो सीमा शुल्क विभाग ने सोना जब्त किया है। तस्करी करके सोना लाया जा रहा था। 4.2 किलोग्राम यानी कि 4 किलो 200 ग्राम ये सोना था, जिसकी कीमत लाखों में, करोड़ों में आकी जा रही है। सीमा शुल्क विभाग ने इसे जब्त किया है। 4.2 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया गया है। जीन्स और अंडरगारमेंट्स में छुपाकर लाया जा रहा था ये सोना। घुटने की टोपी के अंदर छिपाया गया था ये सोना। सीमा शुल्क विभाग ने इस सोने को जब्त कर लिया है फिलहाल। बिल्कुल चारुल, देखिए जो तस्कर होते हैं रोज ही नए तरीके खोजते रहते हैं। नी कैप में ये सोना छुपा करके लाया जा रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी करके सोना, फिलहाल जो तस्करी का सोना उसको जब्त कर लिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर, डीईआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। डीईआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति का ये पूरा मामला है। राज्यपाल की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए हैं। एलजी ने जवाब दाखिल करने का इसके लिए वक्त मांगा है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी। 10 जनवरी को मनीष सिसोदिया ने आग्रह किया था राज्यपाल से डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने का यह आग्रह था। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति का ये पूरा मामला है और नियुक्ति में एलजी द्वारा देरी का ये मामला। एलजी ने इस पूरे मामले में समय मांगा है और सबसे बड़ी बात यह कि आज ही सुनवाई होनी है। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर जाएंगे। बता दें कि साल 1991 में 21 मई की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरबंदूर में एक चुनावी रैली में धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर बनकर आई और उसने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। पेरम्बदूर में ये जो विस्फोट हुआ, इसमें कम से कम 13 अन्य लोगों की मौत हुई थी। 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना बेहद दुखद, जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध हो गया था। 21 मई को राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर राहुल गांधी पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मारक पर जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। सीएम गहलोत सबसे पहले सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के अधिकारियों के साथ में बैठक करी है। बैठक के दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सीएम अशोक गहलोत बैठक में शामिल हुए थे। अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई थी। बजट घोषणाओं के कार्य की समीक्षा यहां पर सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों के जानवरों से जुड़े खेलों की अनुमति देने वाले समान कानूनों की वैधता को भी अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के सभी कानून वैध हैं। हालांकि कोर्ट ने पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। पीठ ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जल्लीकट्टू पिछले कुछ सदियों से चलता आ रहा है। कड़ाई से देखते हुए कानूनन राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त के साथ ही हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये कहते हुए पीठ ने राज्य के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली सभी दलीलों को
खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं कोर्ट की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना निवेदन जरूर करेंगे कि आने वाले चुनाव में नीतीश और लालू प्रसाद यादव से अपने शासनकाल का एक श्वेत पत्र जारी करें, जिससे कि दलित को ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसका पता चल सके। तो आपको बता दें कि श्वेत पत्र क्या होता है वो समझ लीजिए। श्वेत पत्र कोई सरकार व्हाइट पेपर जारी करती है जिसमें वो संबंधित जो जानकारी मांगी गई है उसका तमाम लेखा जोखा, कि उसका जो निर्णय था वो कब हुआ, उसको कब लागू किया गया, उसके तहत कितनी नौकरियां दी गई, कितना क्रय किया गया, कितना विक्रय किया गया, यानी कि संबंधित तमाम जानकारियां श्वेत पत्र में शामिल की जाती। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह सीबीआई और ईडी जैसे जांच एजेंसियों के डर से बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद दक्षिण भारत से बीजेपी मुक्त हो गई। इसी कारण बीजेपी के द्वारा उनका विरोध करने वालों को ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो जांच एजेंसियों को लेकर के बोलते नजर आए हैं यहाँ पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, और सियासत इसी के साथ गर्माती जा रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।